हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, ये ईवीएस एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है छिपकली से कि छिपकली सर्दियों में बहुत अधिक सोती है, इस कारण दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि यह बहुत अधिक सोती है, इसी वजह से यह दिखाई नहीं देती। अब कुछ जानवरों के सोने का समय देखेंगे कि कितने समय सोते हैं। यहाँ से भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाय लगभग 4 घंटे सोती है, सांप 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। गाय कितनी सोती है? 4 घंटे, सांप 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे क्योंकि सीटेट में सोने के समय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आया था कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटों की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के बारे में सही कथन चुनिए। ये आपको 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में 24 घंटे की एक घड़ी है, दूसरे चित्र में एक्स के सोने का समय है और तीसरे चित्र में वाई के सोने का समय है। तो जो पूरी एक घड़ी में 24 घंटे है, इसमें से हर एक पार्ट को 2 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। तो एक्स कितने घंटे, एक्स के 2 पार्ट दिए हुए हैं छायांकित। एक्स कितने घंटे सोता है? 4 घंटे। और वाई में 9 पार्ट यानी कि 9 पार्ट्स छायांकित है, तो 9 यानी कि 18 घंटे सोता है वाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि एक्स सोता है 4 घंटे जबकि वाई सोता है 18 घंटे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोथ की कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्लोथ से कि स्लोथ दिखता तो भालू जैसा है पर यह भालू नहीं है। दूसरा कि ये 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोता है। तीसरा कि इसका जीवन काल कितना है? 40 वर्ष। और यह अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता है यानी कि 8 पेड़ों के ही पत्ते खाता है। ठीक है, अब आप इमेज में देख सकते हैं स्लोथ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब आपको 24 घंटे की एक घड़ी दी हुई है जिसमें स्लोथ का जागने का और सोने का समय दिया हुआ है। अब शेडेड रीजन जो दिया हुआ है उसमें स्लोथ का सोने का समय है। तो स्लोथ कितने समय सोता है? 17 से 18 घंटे स्लोथ सोता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन आया था कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब क्या दिया हुआ है? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो कौन से पशु की विशेषताएं हैं ये अभी पढ़ा है हमने। ये सभी विशेषताएं स्लोथ की है कि स्लोथ दिखता तो भालू जैसा है लेकिन ये भालू नहीं है। इसके सोने का समय है 17 से 18 घंटे और ये जीवित कितने समय तक रहता है? 40 घंटे तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के विषय में कि बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ की जो मूंछें होती है जब हवा में कंपन होता है वह उसे भाप लेती है। इससे बाघ को शिकार की स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी इससे बाघ को मदद मिलती है। अब नेक्स्ट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकते हैं बाघ हमसे अंधेरे में।
नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाजें बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाजें बदलता रहता है। और बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर दूर तक हम बाघ के गुर्राने को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये बाघ से सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन आया था बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। फर्स्ट पॉइंट है बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। सेकंड है बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते। थर्ड है बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। फोर्थ है बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक ही सुनाई दे सकती है। अभी हमने देखा है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाजें बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट तो सही है कि बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। फिर नेक्स्ट देखा हमने बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, पर यहाँ पे दिया हुआ है 500 मीटर तक ही सुन सकते हैं, तो फोर्थ पॉइंट इसमें गलत हुआ। अब यहाँ पर है कि दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो फर्स्ट में यानी कि ए पॉइंट में दिया हुआ है जो बाघ के कान होते हैं वे आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, तो ये भी सही है। इसमें दिया है कि बी पॉइंट में बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता, पर हमने अभी पढ़ा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि ए और सी पॉइंट। बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। सी में है कि बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब आपको यहाँ पर 2 नेशनल पार्क दिए हुए हैं, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। नेशनल पार्क से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये दोनों नेशनल पार्क याद रखना कि उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। मैप से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैप को भी हम एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मैप से आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कोई एक राज्य देके आपसे पूछ लेंगे इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, कौन सा राज्य कोस्टल है, किस राज्य की जो तटरेखा है वह सबसे बड़ी है। इस तरह के क्वेश्चन मैप से भी आपके बन जाते हैं। जो लास्ट वीडियो होगी हम उसमें कंप्लीट मैप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप ये याद रखना, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में है घाना। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर कहानी सपेरे की से। ये जो चैप्टर है ये ईवीएस एनसीईआरटी 5th क्लास का चैप्टर है। इसमें सांपों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला फैक्ट है कि सांप के कान नहीं होते, ये ज़मीन पर हुए कंपन की वजह से ही सुन पाते हैं। जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते, जब जमीन पर कंपन होता है उसकी वजह से सांप को सुनाई देता है।
नेक्स्ट है कालबेलिया। कालबेलिया किसे कहते हैं? सपेरों को कहते हैं। जो सांप रखते हैं, सांप पालते हैं, उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। इसके बाद नागगुम्फन। नागगुम्फन क्या है? ये ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नागगुम्फन डिजाइन है, आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रंगोली, कढ़ाई, दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में इन डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि बीन, तुम्बा, खंजरी, ये किससे बनते हैं? ये सभी सूखे लौकी से बनाए जाते हैं, बीन, तुम्बा और खंजरी। ठीक है। सांप के कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन की वजह से सुन पाते हैं। कालबेलिया सपेरों को कहते हैं। नागगुम्फन क्या है? ये ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद बीन, तुम्बा, खंजरी सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं वे 4 तरह के सांप? हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। ये 4 तरह के ही ऐसे सांप हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं और ये जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं और उनसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। जहर को खत्म करने वाली दवाई क्या है? सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मिलता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है सांप के बारे में? सबसे पहले तो जो हमारे देश में यानी कि भारत में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। ये आप इमेज जो दी हुई है उसमें इन सभी सांपों को देख सकते हैं। इसके बाद है कि जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। कितने दांत होते हैं सांप के? 2 खोखले दांत। उसके बाद है कि जो सांप के जहर को खत्म करने के लिए यानी कि उसके असर को खत्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वह भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है और उस दवाई को सीरम कहते हैं। ठीक है। ये सभी पॉइंट आप याद रखना सांपों के विषय में। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यहां से भी सांपों से क्वेश्चन आया था कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। क्या क्या पॉइंट है? ए पॉइंट है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी है सांप के कांटे की दवा भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए, बी, डी। ए में है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है उनके बारे में। बी है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। नाग यानी कि जिसे हम कोबरा भी बोलते हैं, ये जहरीले सांप का एक प्रकार है। सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। ये पॉइंट यही गलत हो गया क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत होगा। डी है सांप के कांटे की दवा भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल, जिसे सीरम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए, बी और डी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं खाने से पचाने चैप्टर से, जो ईवीएस एनसीईआरटी 5th क्लास का चैप्टर है। इसमें क्या है कि कालाहांडी उड़ीसा का एक जिला है। सबसे अधिक चावल पैदा होता है कालाहांडी में। तो कालाहांडी कहाँ का जिला है? कालाहांडी उड़ीसा का एक जिला है, आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक चावल पैदा होता है।
ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालाहांडी उड़ीसा का एक जिला है और सबसे अधिक चावल पैदा होता है कालाहांडी में। अब क्वेश्चन आया था कि कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, यह जिला भारत के किस भाग का है? सीटेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओडिशा। कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, यह भारत के किस भाग का है? ओडिशा। ओडिशा का एक जिला है कालाहांडी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है शिकारी पौधे के विषय में। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेथीन सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधा भी शिकार करता है और वह भी कितनी चतुराई से। तो शिकारी पौधा कौन सा है? निपेथीन शिकारी पौधा है। यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इससे एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और जब कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आते हैं तो वह उसे अपने अंदर फांस कर खा जाता है, यानी कि निकल जाता है और वे कीड़े मकोड़े बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो यह पौधा है यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में किस जगह? भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना था। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आया। क्वेश्चन पूछा गया था कि निपेथीन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। आपको बताना है कि जो निपेथीन्स है वो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया है कि भारत में यह मेघालय में पाया जाता है। भारत के अलावा यह कौन कौन से देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी निपेथीन्स पाया जाता है, लेकिन जो भारत में है मेघालय में पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब एक नेक्स्ट छोटा सा फैक्ट है कि मामिडी तांड्रा किसे बोलते हैं? मामिडी तांड्रा किसे कहते हैं? मामिडी तांड्रा बोला जाता है आम पापड़ को। ठीक है, बात करते हैं कुछ सब्जियों के विषय में कि कौन सी सब्जी भारत में किस देश से आई। सबसे पहले है मिर्च। मिर्च का ओरिजिन किस देश में है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। भिंडी का है अफ्रीका में। गोभी और टमाटर का है यूरोप में। अब क्वेश्चन आया था हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा टमाटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? तो जो बंद गोभी है और टमाटर है वो किस देश से आए थे भारत में? यूरोप से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम है, तो मिर्च किस देश से आई थी भारत में? दक्षिणी अमेरिका से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सी सब्जी किस देश से भारत में आई। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट को कि यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। यह पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें जो वेलक्रो है, वेलक्रो क्या होता है? आपने छोटे बच्चों के सैंडल वगैरह देखे होंगे, उसमें जो चिपकती है सैंडल को पहनाने के बाद जो हुक की तरह हम बंद करते हैं उसे वेलक्रो बोला जाता है।
और जब ये दोनों एक दूसरे से दो सतह होती है एक दूसरे से हटाते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है इसमें। तो सबसे पहले इस चीज़ को किसने खोजा था? वेलक्रो को जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि वेलक्रो का आइडिया किसके दिमाग में आया था सबसे पहले? जॉर्ज मेस्ट्रल के। तो ये थे कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक इन सभी वीडियोस से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।